शरद पवार। मान्यवर, सदन के सामने अनुच्छेद 356 के बारे में जो बिहार का प्रस्ताव लाया है, इसको विरोध करने के लिए मैं खड़ा हूं। कल सदन के सामने गोवा का सवाल था, तब मेरे पार्टी ने और हमारे सभी विपक्ष के साथियों ने उसका समर्थन किया, क्योंकि वहां की परिस्थिति अलग थी। एक तो मेरी पार्टी की सरकार थी, वो बहुमत खो गई थी। जो जिम्मेदार थे उनके बहुमत खत्म करने के लिए और विपक्ष के नेता थे, उन्होंने सरकार बनाने की तैयारी नहीं दिखाई। तीसरी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, जिनके 4 सदस्य थे, उन्होंने ही मांग की कि बर्खास्त करेगी तो ही ठीक होगा। तब गोवा में सभी लोग बर्खास्ती की मांग कर रहे थे और भारत सरकार ने उसको अनुचित ऐसा निर्णय लिया। ये कोई गलत बात नहीं थी, इसलिए हम सभी साथियों ने मिलकर उसका समर्थन किया था। मगर बिहार की परिस्थिति अलग है। यहां का हमारा निर्णय प्लीज, no, don't disturb him, please. What is this running? जहां तक अडवाणी जी सर, they should not disturb our leader. तो बार-बार डिस्टर्ब कर रहे थे, वो कर रहे हैं उनको। जहां तक दलों की हित की बात रहती थी, तो शायद हम अलग डिसीजन लेते थे। मुझे मालूम है कि जो कदम हमने उठाने की तैयारी दिखाई है, इसकी कीमत शायद बिहार में बैठे हुए मेरे साथियों को देनी पड़ेगी, और वो देने की तैयारी हम कर ये विरोध करने के लिए मैं यहां खड़ा हूं। चुनी हुई सरकार थी, बहुमत था। जब 4 या 5 महीने पहले सरकार को बर्खास्त करने की बात थी, तब उस सरकार ने वहां अपना बहुमत साबित किया था। विधानसभा में स्पष्ट बहुमत है, पूरे देशवासियों के सामने था, और फिर भी यह सरकार बर्खास्त करने का काम किया। महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल जी के अहवाल के अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार, सच बताओ तो वहां स्पष्ट बहुमत होने के बाद यह सरकार बर्खास्त करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जरूरत हो तो धारा 355 का इस्तेमाल करके कोई सूचना सरकार की दे सकते थे, मगर 356 का इस्तेमाल करने की बात यह सरकार ने की। और ये बात कोई 1 दिन में हुई या 2 दिन में हुई या 1 महीने में हुई, ऐसे मानने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। क्योंकि कल का लोकसभा का जब चुनाव हुआ, तब भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी आज सरकार में बैठे हैं। उन्होंने चुनाव के अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में बिहार को जनता को कहा था कि हमारी दिल्ली में हुकूमत आने के बाद हम राबड़ी देवी सरकार को बर्खास्त करेंगे। ये बात कही थी उन्होंने, बात कही थी कहीं बात नहीं कही थी, बात कही थी, ठीक है, बात कही थी, ये तो मान दी। प्लीज, तो उन सभी के मदद से यहां सरकार आने के बाद चुनाव सभा में कहा था, तो जो चुनाव सभा में कहा था वो वायदा पूरा करने की साजिश
यहां हुकूमत आने के बाद पहले दिन से शुरुआत हुई थी। बहुत बातें कही गई कानून व्यवस्था के बारे में, संविधान संकट में जाई गई है इस बारे में, और कई जगह पर सरकार या कमीशन का भी यहां जिक्र किया गया। मैं इससे सहमत हूं कि कोई किसी स्टेट, कौन सा भी राज्य तो प्रगति के रास्ते पर उनको जाना हो तो वहां एक कानून व्यवस्था एक लेवल तक रहने की आवश्यकता है। वहां सरकार में बैठने वाले कोई भी लोग हो, उनकी ये जिम्मेदारी है कि आम जनता को इस तरह से विश्वास दें कि उनके जीवित की रक्षा करने के लिए वहां सरकार बैठी है। ये जरूर काम है इस सरकार का, मगर खाली कानून व्यवस्था 356 का आधार लेकर सरकार बर्खास्त करने के लिए पूरा है, यह मैं नहीं मानना चाहता हूं। परिस्थिति मैं दिखाता हूं। कई राज्यों की मैंने आदरणीय राज्यपाल जी का भी अहवाल देखा, रिपोर्ट देखा। इसमें कई बातें कही है, वायलेंस के बारे में कही है, पुलिस ऑफिसर्स के किलिंग के बारे में कही है, ISI एक्टिविटीज के बारे में की है, फाइनेंशियल लैप्सेस के बारे में की है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन की जो स्थिति है वहां से कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कैसे हुआ इस बारे में भी उन्होंने किया है। मैंने भारत सरकार की जो रिपोर्ट्स है कि जो हर स्टेट की क्राइम के बारे में इंफॉर्मेशन देती है वो जमा किए और देखने की कोशिश की कि बिहार कहां है और बाकी अन्य राज्य कहां जाकर बैठे हैं। ये सभी स्टेटों की मैं ये फिगर देना नहीं चाहता हूं, सदन का ज्यादा समय मुझे लेना नहीं, मगर ये मंथली क्राइम स्टैटिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पार्लियामेंट के लाइब्रेरी में इसकी कॉपी मिल सकती है। 1997 में incidences of IPC crimes in states during 1997, Maharashtra 1,85,000 and above something, Rajasthan 1,65,469, Uttar Pradesh 1,48,917, Gujarat 1,09,990 and Bihar 94,572. तो बिहार 94,000, बिहार 94,000 और भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी की हुकूमत महाराष्ट्र में 1,65,000 या उत्तर प्रदेश में 1,48,000। क्राइम होता, रजिस्टर नहीं होते। मैंने आबादी का जिक्र ही नहीं किया। 1998 के मैंने फिगर्स देखे, मंथली क्राइम स्टैटिस्टिक्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कलेक्टेड फ्रॉम पार्लियामेंट लाइब्रेरी। यहां बिहार का डाटा नहीं है इसलिए मैं देना नहीं चाहता हूं, मगर द क्राइम ब्यूरो रिपोर्ट 1996-95 incidents of crime against children, Bihar 459, Uttar Pradesh 590, Maharashtra 1002. Incidences of crime against women 95, against Mahila महिलाओं के खिलाफ बिहार
1995 मैडम प्लीज, नो, प्लीज, 1995 अगेंस्ट बिहार, अगेंस्ट महिला। नो, प्लीज, ऑनरेबल मेंबर प्लीज, ऐसा नहीं है प्लीज, नो, प्लीज टेक योर सीट। चुप रहो, दलितों के दुश्मन शांत रहिए। बिहार No, this is not good. What is this? Sir, there is a convention in this house that when the leader of the house and when the leader of the opposition speaks, nobody will interrupt. That is a convention in the house. Please, that be No, honored. please. We can also object to the leader of the house. Remember that. Don't do this. We are never objecting the Prime Minister. Never obstructing him. Remember that. So this is Crime Bureau report 1995 regarding crime against women in 1995. Bihar 2,172, Rajasthan 6,422, Uttar Pradesh 11,972, Maharashtra 16,300. This is Crime Bureau report again 1995. This is crime against scheduled tribes in 1995. Bihar 232, Gujarat 486, Maharashtra 505 and Rajasthan 1784. And last figure मैं देना चाहता हूँ. Again, Crime Bureau report 1995, incidences of crime against scheduled caste during 1995. Bihar 747, Gujarat 1,724, Maharashtra 1,622, Rajasthan 5,197 and Uttar Pradesh 14,205. यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सरकार था, तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी का सरकार वहां था. वहां की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, ये फिगर्स भारत सरकार का ये रिपोर्ट बताता है. इससे कोई ज्यादा कहने की आवश्यकता ऐसे मुझे लगता नहीं. जो कुछ यहां सरकार बर्खास्त करने की बात की, धारा 356 का गैर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, इस बारे में यहां जो बात कही गई, यहां बताया गया कि परिस्थिति अनिवार्य हो तो ही इसमें कोई अमल करने की आवश्यकता है. मगर आज पूरे देश में इस पे लोगों का विश्वास नहीं रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा, आज की हुकूमत में बैठने वाले समता पार्टी और उनके बाकी साथियों ने पहले दिन से ये मांग की थी कि राबड़ी देवी की सरकार बर्खास्त करनी चाहिए. चुनाव में हमने लोगों को वायदा ये किया है और इसलिए उनका वायदा पूरा करने के लिए भले उनके पास बहुमत हो, भले उनको जनसमर्थन हो, वो सरकार बर्खास्त करने के लिए पहले दिन से वहां कदम उठाएगी. मैं हमेशा देखता हूं और सोचता हूं कि भाई स्टेट एंड यूनियन, इनके कोई रिश्ते ठीक तरह से रहने की आवश्यकता है. भारत सरकार में कोई भी बैठे हो, उनका एक फर्ज है कि स्टेट के बारे में किस तरह से उनको ट्रीटमेंट जाए, किस तरह से उनके कोई सवाल हो इस पर ध्यान दे और इनके बारे में किस तरह से बात करे पब्लिकली भी. मैंने अखबार में पढ़ा, बड़े जिम्मेदार लोगों ने कहा जो भारत सरकार में हुकूमत पे है कि बिहार में जंगल राज है. मुझे नहीं लगता ये शोभादायक है. ये क्या परिस्थिति है? एक तरफ स्टेटों के बारे में भारत सरकार में बैठे हुए लोग इस तरह से बातें करने लगेगी और स्टेट और यूनियन इसमें और अंतर बढ़ेगा, तो
तो वो देश की एकता के लिए खतरा है और इसलिए यहाँ जिम्मेदारी से बोलने की मुझे आवश्यकता लगती है। भारतीय जनता पार्टी की चुनाव घोषणा पत्र की कुछ पंक्तियां मेरे सामने आई है। इसमें लिखा है, संविधान के अनुच्छेद 356 जैसे प्रावधानों के दुरुपयोग और राजभवनों को केंद्र में सत्तारूढ़ दल का उपभवन मानकर उनका दुरुपयोग होने से देश के संविधान की पवित्रता नष्ट हो गई है। भाजपा ईमानदारी से सुधार और पुनरुत्थान कार्यक्रमों के माध्यम से गणराज्य के इन संस्थानों को सुदृढ़ करने की कार्य करेगी। ये एक से कथनी और करनी में क्या अंतर है या क्या नजदीक है, इसका अंदाजा हम सबके सामने आया है। इससे पहले भी जिसका जिक्र यहाँ आदरणीय गृह मंत्री जी ने किया, कुछ दिन पहले बिहार के राज्यपाल महोदय ने राष्ट्रपति शासन लगाने के बारे में केंद्र सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा था। केंद्र सरकार ने सिफारिश भी की थी, लेकिन इस समय आदरणीय राष्ट्रपति जी ने अपनी सहमति देने से इनकार कर दिया और वो मामला वहां ही थम गया था। मगर वो प्रेशर कायम था, वो दबाव कायम था कि कुछ न मौका लेकर ये सरकार वहां बर्खास्त करने की आवश्यकता है। वो वायदा हमने किया है, हमारे राजनीतिक हित के लिए ये करने की आवश्यकता है। जब तक वहां लालू प्रसाद जी के नेतृत्व का सरकार रहेगा, तब तक हमें हमारी जो राजनीतिक शक्ति बनाने के काम हमने हाथ में ली है, इसमें हम कामयाब नहीं होंगे और इसलिए वो सरकार बर्खास्त करने की आवश्यकता है। ये बात जिनके मन में थी, उन्होंने इस पर ध्यान दे दिया। मैं एक ही इस बारे में सिर्फ एक स्टेटमेंट दिखाना चाहता हूँ। वो टाइम्स ऑफ इंडिया के नई दिल्ली का संस्करण 4 जुलाई में है। मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि बिहार के राज्यपाल सुंदर सिंह भंडारी जी ने क्या वक्तव्य किया था तब। उन्होंने कहा था, मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं स्टेटमेंट है, उनका स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, उनका स्टेटमेंट तो पढ़ने का अधिकार है मुझे। उन्होंने ये कहा, उनको पूछा गया कि आपके ऊपर समता पार्टी या उनका कुछ प्रेशर है क्या ये भेजने के लिए। उन्होंने जवाब दिया, ऑन प्रेशर फ्रॉम द बिहार यूनिट्स ऑफ द समता पार्टी एंड भारतीय जनता पार्टी फॉर द प्रेसिडेंट रूल्स, मिस्टर भंडारी सेड द प्रेशर इज नॉट ऑन मी, इट इज ऑन द सेंटर। तो उन्होंने प्रेशर आपके ऊपर, ये बात सदन के टाइम्स ऑफ इंडिया को जो इंटरव्यू दिया था, उस पर उन्होंने कहा था। और इसलिए पहले दिन से प्रेशर था। और यहाँ की परिस्थिति तो कितनी खराब है, इस बारे में बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। पिछले 2 दिन से सबकी नजरें हैं हैदराबाद पर। बाबू क्या करेंगे, नहीं 10 नंबर का तो पता लगा है, इसलिए वहाँ ध्यान नहीं आपका। तो बाबू क्या कहेंगे, परिस्थिति ऐसी है सरकार की, करे क्या। और इसलिए समता पार्टी के 6 या 7 साथियों ने कुछ प्रेशर डाला, तो वो नजरअंदाज करने की ताकत ये सरकार की नहीं। भले वाजपेयी जी उस रास्ते से जाना चाहते हो या नहीं हो, मगर परिस्थिति से मजबूर हो गए और इसलिए शायद उन्होंने ये कदम उठाने की तैयारी की होगी। राज्यपाल जी ने राज्य संविधान की धारा 356 के लगाए जाने के पक्ष में कुछ कारण बताए गए। लॉ एंड ऑर्डर की बात मैंने, अन्य स्टेटों की बात सदन के सामने रखी। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की बात है। राज्यपाल जी का जो स्टेटमेंट हम लोगों को सर्कुलेट किया है, ये देखकर पढ़कर मुझे ताज्जुब लगा। उन्होंने कहा है, कई इश्यूज पर उन्होंने अपनी जो राय दी है, किस तरह से राय दी है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का मेमोरेंडम पर आधारित किया। लेटेस्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिपोर्ट आया है और इसमें स्टेटों की फाइनेंशियल परिस्थिति के बारे में कुछ लिखा है। और इसमें लिखा है कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से बिहार की आर्थिक स्थिति ठीक है। यह रिजर्व बैंक गवर्नर का लेटेस्ट रिपोर्ट है।
मुझे मालूम नहीं, शायद इसकी कॉपी उनके पास गई नहीं होगी आदरणीय गवर्नर साहब के पास, और इसलिए उन्होंने इस बारे में दूसरा कुछ कहा गया। हाई कोर्ट के स्ट्रक्चर के बारे में कुछ कहा गया। मैं आदरणीय गृह मंत्री जी को इतना ही उनसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सिर्फ बम्बई हाई कोर्ट का औरंगाबाद बेंच, नागपुर बेंच एंड बॉम्बे बेंच, ये तीनों बेंच ने सरकार के खिलाफ उनके सामने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कितने केसेस चालू है इसका एक रिपोर्ट मंगाई है। केंद्र सरकार की मालूमात मेरे पास नहीं, मेरा ज़्यादा ध्यान वहाँ होता है थोड़ा बहुत। तो वो देखने के बाद जो बिहार के बारे में यहाँ परिस्थिति की, इससे कितनी खराब परिस्थिति वहाँ दिखाई मिलेगी आपको। कंटेम्प्ट पिटीशन के बारे में यहाँ कहा गया, मैंने जो एक स्टेट का नाम आज दे दिया, वहाँ की तीनों बेंचेस के बेंच में स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के पिटीशन कितने पड़े हैं इसकी इंफॉर्मेशन आदरणीय गृह मंत्री ने मांगी। तो मुझे विश्वास है कि जो वहाँ के आदरणीय राज्यपाल जी ने सिफारिश की है, इस बारे में शायद अलग तरह से सोचने की तैयारी रखते थे। फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट की बात मैंने कही, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात कही। और एक इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है कि जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कैसे हुआ। ये रिपोर्ट है फरवरी 11, 1991, राजभवन पाटना, सुंदर सिंह भंडारी जी ने आडवाणी जी को लिखा है। इसमें 5.4 पर आइटम 11, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन। The last election of the Gram Panchayat took place in the year 1978 under the Panchayat Raj Act 1947. In the year 1992, by the 73rd Amendment of the Constitution, 3-tier Gram Panchayat system at the Panchayat block and district level had to be made functional. To my information, in this country, in all other states, 73rd Amendment of the Constitution has been made effective by constituting the 3-tier system of Panchayat. So this is also not correct. There are some states, even today, if you go to Assam or some other state. But as per his information, it means the governor himself is ill-informed. And that is the reason why he is making this type of statement. आगे वो क्या कहते हैं? In Bihar, there is no Panchayat at all. What to talk about 3-tier system? The BDOs are discharging the development functions of the Panchayat without any aid or constitutional consultation with villagers. The entire amount given by the Government of India for different projects are being spent by officers according to their own sweet will and decision. Thus, on this count, also there has been complete constitutional breakdown. This is a statement of the governor. I can't understand. How can governor give this type of statement? मैंने देखा, जांच की कि क्या स्थिति है। इस बारे में 73rd अमेंडमेंट के बाद बिहार के सरकार में अपने कानून में परिवर्तन करके आरक्षण की नीति का स्वीकार करके अपने स्टेट के लिए अलग पंचायत राज का कानून किया। वो कानून करने के बाद वहाँ जो रिजर्वेशन की बात थी, इस बारे में कुछ लोग वहाँ के हाईकोर्ट में गए और वहाँ के हाईकोर्ट ने डिसीजन दे दिया रिजर्वेशन के खिलाफ। मैं तो कोई लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ, मगर मुझे लग रहा है कि जिस तरह से पाटना से कई हाईकोर्ट के डिसीजन आते हैं, तो इसमें ज़्यादा दिलचस्पी लेने की आवश्यकता है। बहुत बातें ऐसी है कि इस बारे में मैं कोई ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, मगर ये वहाँ का डिसीजन हाईकोर्ट में आने के बाद बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई। सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्होंने दो मांगे की। एक, ये आरक्षण कायम रखिए, और समझो जब तक आरक्षण कायम नहीं रखता तब तक जो इलेक्टेड मुखिया है उसके हाथ में गांव का कारोबार रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर की। ये ऑर्डर है
सुप्रीम कोर्ट की, और इसमें उन्होंने 24 February 1997, the last operational part, considering the facts and circumstances and submissions of the learned counsel for the parties, we direct that with immediate effect, the administration of the all Gram Panchayat, Jilla Parishad and Block Panchayat Samiti in the state of Bihar will be under overall charge of district collector. Such authority will administer the duties and functions of the said bodies in the district under the jurisdiction through block development officer under his control as he may deem expedite and proper. The elected member of the all such bodies, Supreme Court report, elected member of such all bodies will cease to function and be held to have vacated their respective office as early as possible. Liberty is given to take further directions from the courts if necessary. ये क्या बिहार सरकार ने किया है? आदरणीय गवर्नर साहब ने ये रिपोर्ट दे दिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गए, कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया, और ब्रेकडाउन इसलिए हुआ कि वहां बीडीओ के हाथ में गांव की हुकूमत दी है, दिल्ली से केंद्र सरकार से आने वाले सब पैसा उनके हाथ में दिया है, वो अपने मर्जी से खर्चा करते हैं। ये जो उन्होंने शिकायत की, उनको इतना भी मालूम नहीं था कि इस सरकार ने कानून किया, इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, एंड सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है सरकार को कि ये बीडीओ और गवर्नर के अंदर पूरी पंचायत दी जाए। ये देखने के बाद, ये परिस्थिति होने के बाद आदरणीय गवर्नर साहब एक इलेक्टेड सरकार के खिलाफ भारत सरकार के पास इस तरह से गंभीर शिकायत करते हैं कि जो सत्य से दूर है, जिसको कोई आधार नहीं। मुझे लगता है कि ये एक डिसीजन, एक कोर्ट के ऑर्डर और एक गवर्नर साहब का एक इसमें मुद्दा, ये गवर्नर साहब को वापस बुलाने के लिए पूरा है, इससे कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं, बिल्कुल असत्य पर आधारित। मैंने बाकी जो मुद्दे उन्होंने देखे इस बारे में गहराई से देखा नहीं, मगर एक मुद्दा देखा और बिल्कुल असत्य का स्वीकार करके आधार पर उन्होंने ये किया। मैं जवाब मैं गृह मंत्री जी से जवाब चाहता हूं इस बारे में क्या स्थिति है, और ये गलत रिपोर्ट उन्होंने दिया होगा तो ये गलत रिपोर्ट देने वाले व्यक्ति के बारे में भारत सरकार किस तरह की कदम उठाना चाहती है, ये भी ये सदन जानना चाहती है, पूरा देश जानना चाहता है। जो गृह मंत्री जी ने बताया कुछ राज्यों के बारे में, प्रशासन व्यवस्था के बारे में, ये बात सच है कि एक जमाने में मैंने भी सुना था कि प्रशासन के बारे में जो 4 राज्यों का 3 राज्यों का नाम हमेशा लेते थे। इन दोज डेज मद्रास स्टेट, बॉम्बे स्टेट एंड ऑफ कोर्स बिहार स्टेट, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर प्रशासन में कुछ डील हो गई, कुछ खराबी हो गई, तो धारा 356 का इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। इस बारे में बड़ा बहस हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की डिबेट में पंडित हृदयनाथ कुंजरू, यूनाइटेड प्रोविंस, उन्होंने सवाल उठाया था। बाबा साहेब अम्बेडकर प्रिसाइड कर रहे थे। मे आई आस्क माय ऑनरेबल फ्रेंड टू मेक वन पॉइंट क्लियर, इज इट पर्पज ऑफ द आर्टिकल 278 and 278A in those days instead of 356, that was the draft, to enable the central government to intervene in provincial affairs for the sake of the good governance of the provinces? Reply, the Honorable Dr. B.R. Ambedkar, no, the center is not given that authority. Pandit Hridaynath Kundru, or only when there is a such misgovernance in the province as endanger of the public peace. Reply, the Honorable Dr. B.R. Ambedkar, only when government is not carried on the consonance with the provisions laid down for the constitution, government of the provinces, whether there is a good governance or not in the province is not for the center to determine. I am quite clear on this point. यह बाबा साहब अम्बेडकर ने तब कहा था। तो संविधान की रक्षा की बात हमेशा होती है। संविधान के बारे में बार बार कहा जाता है, इस संविधान में
जो कुछ बताया गया इसका स्वीकार करने की तैयारी आज की सरकार की तैयारी यहां दिखाई नहीं देती, क्योंकि मामला अलग है। ये सरकार बचाने के लिए समता की सांस लेने बिना चल नहीं सकता, और इसलिए भले बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ सलाह दिया होगा, भले परिस्थिति कुछ भी हुई होगी, भले आज जिस जगह पर खड़े हैं मैं खड़ा हूं और बोल रहा हूं वहां से इससे पहले 356 के बारे में कांग्रेस के खिलाफ हम लोग